मायावती चिल्लाई, आप हरिजन कहकर जलील कर रहे हैं काशीराम की सोच और बीएसपी की सियासत। क्या एक शब्द किसी पूरे समाज को जलील कर सकता है? आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। ये शब्द हैं मायावती के, लेकिन सवाल ये है कि ये तेवर अचानक क्यों बदले? काशीराम की सोच क्या थी? जिस शब्द को लेकर आज बहस है, उसी शब्द पर बीएसपी की नींव रखने वाले काशीराम ने कभी अलग नज़रिए रखा था। काशीराम मानते थे पहचान खुद तय करनी होगी, सम्मान मांगने से नहीं लेने से मिलेगा। तो फिर आज वही शब्द जलील करने वाला कैसे हो गया? 1977 की वो ठंडी रात, दिल्ली की इंद्रपुरी इलाका, एक छोटा सा घर। रात 11 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सामने एक साधारण सा व्यक्ति, फटे कपड़े, गले में मफलर, खुद को बताते हैं मैं बीएसपी का अध्यक्ष हूँ। यही थे काशीराम। यहीं से शुरू होती है एक राजनीतिक क्रांति। सरकार से सवाल, अगर हरिजन शब्द इतना अपमानजनक है तो क्या इससे पहले इसका इस्तेमाल करने वाले पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या दलित राजनीति अब विचारधारा से ज़्यादा शब्दों की लड़ाई बन चुकी है? क्या सत्ता में रहते हुए सामाजिक सम्मान पर उतना काम हुआ जितना भाषणों में हुआ? दिल्ली की फुल न्यूज। दिल्ली की इंद्रपुरी इलाका, एक छोटा सा खस्ता हाल मकान। दिसंबर 1977 की एक सर्द रात थी। अचानक रात 11 बजे किसी ने घर की कुंडी खटखटाई। घर के मालिक प्रभुदास ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़े में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उस अधेड़ ने अपना परिचय दिया, मैं बाम सेप का अध्यक्ष हूँ। आपकी बेटी को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। यह शख्स कोई और नहीं, काशीराम थे, जो प्रभुदास की छठी संतान मायावती के संबंध में बात कर रहे थे। इस एक मुलाकात ने मायावती की ज़िंदगी बदल दी। IAS बनने का सपना देखने वाली ये लड़की आगे चलकर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार CM बनी। समर्थक उनके प्यार से बहन जी कहकर बुलाते हैं। आज मायावती का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर दैनिक भास्कर से जानिए उनकी ज़िंदगी के कुछ अनोखे किस्से। पहले पढ़ते हैं मायावती की किस बात से काशीराम प्रभावित हुए। हुआ कि एक दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 21 साल की मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राज नारायण पर जबरदस्त हमला बोला था। आज नारायण अपने भाषणों में दलित को बार बार हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। इसके बाद जब मायावती मंच पर पहुंची तो जोर से चिल्लाई, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। मायावती के तीखे तेवरों की चर्चा अगले दिन दिल्ली के अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर छपी। यही खबर पढ़कर काशीराम उनके घर पहुंचे। IAS की तैयारी में जुटे मायावती के घर बिजली नहीं थी, वह लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। काशीराम की जीवनी। काशीराम द लीडर ऑफ दलित में बद्री नारायण लिखते हैं, काशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि वो IAS बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकें। काशीराम ने कहा, तुम IAS बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं कई कलेक्टर की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती की समझ में तुरंत आ गया कि उनका भविष्य कहाँ है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी IAS की तैयारी छोड़कर काशीराम के आंदोलन में शामिल हो और उनके साथ घूमे। मायावती प्रभुदास IAS बनना चाहती थी। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। 15 जनवरी 1956। मायावती अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता उन पर चिल्लाए, कहने लगे, तुम काशीराम से मिलना बंद करो और IAS की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुरंत मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगी। उनकी जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी द पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, मायावती ने स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया जिन्हें जोड़ रखा था, एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गई। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय की बड़ी बात थी। मायावती असल में किराए का कमरा लेकर
रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और काशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। दोनों ने मिलकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। संघर्ष के दिनों में दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काशीराम के साथ मायावती कई किलोमीटर साइकिल से यात्रा करती थी। मायावती बचपन से दृढ़ और बहादुर थी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पैतृक गांव बादलपुर में एक डाकघर कर्मचारी थे। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मायावती की मां का नाम रामरती था। मायावती 9 भाई बहनों में से 6ठे नंबर पर हैं। मायावती ने बीए करने के बाद दिल्ली के कालिंदा कॉलेज से LLB और बाद में बीएड किया। राजनीति में आने से पहले वह दिल्ली के स्कूल में टीचर के रूप में काम करती थी। उनके बचपन का एक हिस्सा बहुत ही मशहूर है। मायावती 5वीं पढ़ रही थी। उनके भाई सुभाष को जन्मे 2 दिन हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पिता प्रभुदास किसी काम के चलते बाहर गए हुए थे और माँ इस स्थिति में नहीं थी कि बेटे को अस्पताल ले जाएं। सबसे पास का सरकारी अस्पताल 7 किलोमीटर दूर था। तब मायावती अपने भाई को अकेले ही कंधे पर उठाकर पैदल अस्पताल के लिए निकल पड़ी थी। छोटी सी उम्र में एक बच्ची अपने भाई को कंधे पर लेकर जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुभाष का इलाज किया और कुछ घंटों बाद मायावती अपने भाई को लेकर घर वापस आ गई। मायावती के भाई सुभाष की मौत 2016 में हुई थी। 40 साल पुराना मायावती का भाषण जब जनता मुरीद हुई। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली। मायावती की उस वक्त की पार्टी नंबर 2 की पोजीशन थी। पार्टी के विस्तार के लिए शुरू किए गए जन जागरण अभियान की कमान मायावती संभाल रही थी। वह हर दिन कभी पैदल तो कभी साइकिल से कई रैलियां करती थी। 1986 में 30 साल की मायावती एक सभा को संबोधित करने हरिद्वार पहुंची। उस वक्त हरिद्वार यूपी का ही हिस्सा था। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वह इतना ऐतिहासिक था कि सारे दलित और पिछड़ा वर्ग एकजुट हो गए। नतीजा ये रहा कि वह 1979 का लोकसभा चुनाव जीत गई। बसपा का वोट शेयर बीजेपी से ज़्यादा हो गया। मायावती ने मंच पर से ही जनता से एक कर 5 सवाल पूछे, फिर अपने ही अंदाज में उसके जवाब दिए। अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं, मायावती जनता के मुखातिब होकर पूछती हैं कि क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हो जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार की आर्थिक योजनाओं के कारण फला फूला हो। जनता चुप रही। फिर मायावती खुद उसका जवाब देती हैं, कहती हैं, तो तुम जानते हो कि कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया। जनता हाँ में जोर से जवाब देती हैं, हाँ कांग्रेस ने हम सबको मूर्ख बनाया। मायावती ने इसके बाद दूसरा सवाल पूछा। 1952 के पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में कांग्रेस के 95% वोट दलितों के होते हैं और सिर्फ 5% वोट ब्राह्मण के, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य या फिर केंद्र में 5% दलित मंत्री होते हैं और फिर 55% ब्राह्मण मंत्री। देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक दलित नहीं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों है? भीड़ चिल्लाते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं, कांग्रेस ने मुझे मूर्ख बनाया। मायावती जोश से भर चुकी भीड़ के सामने फिर कहती है, हम सब जानते हैं कि ऊंची जाति के मनवादी नहीं चाहते कि दलित अच्छा खाए, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा काम करे। तो क्या ऐसी मशीन राज्य में या केंद्र में बनाई जा सकती है जो इन जाति वाले लोगों को मंत्रियों का हृदय परिवर्तन कर दे? भीड़ चिल्लाकर कहती है, नहीं, यह नामुमकिन है। वह हमसे नफरत करते हैं, वो कभी हमारी भलाई नहीं चाहेंगे। मायावती चौथा सवाल पूछती हैं कि दलितों के आरक्षण देने वाले बाबा साहेब किसी मनुवादी संगठन में शामिल होते तो क्या कुछ कर पाते? भीड़ से जवाब आता है कि कभी नहीं, वह लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी ऐसा नहीं करने देते। फिर मायावती आखिरी सवाल दागती हैं, क्या आप नहीं चाहते कि दमन और शोषण झेल रहे दलितों के लिए अलग पार्टी बनाई जाए? मायावती पूरी रो में आ चुकी थी। फिर कहती हैं, क्या तुम लोग यह नहीं चाहते कि दमन और शोषण के शिकार 85% लोग मिलकर अपनी अलग पार्टी बनाएं? मायावती के इसके आखिरी सवाल के बाद जनता नारा लगाना शुरू कर देती है, काशीराम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मायावती के इस भाषण का कमाल था कि दलित तेजी से बसपा से जुड़ने लगे। वह बसपा की विस्तार से जुट गई। 15 अगस्त 1987 को दिल्ली की जामा मस्जिद पर वह पार्टी के भाईचारा बनाओ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज उन्हें सुनने पहुंचा था। मायावती कहती हैं कि आज़ादी से पहले देश में 33% मुस्लिम के पास नौकरी थी, आज महज 2% नौकरी रह गई है। इस भाषण का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस से दूर होते चले गए। नतीजा यह रहा कि बसपा को 1989 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर मिले। यह भाजपा को मिले वोट शेयर से 2.5% ज़्यादा था। मायावती ने पहला चुनाव 84 में लड़ा लेकिन हार गए। 1985 में बिजनौर सीट पर हुए उपचुनाव फिर मैदान में उतरी। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमारी से था। मायावती ये चुनाव भी हार गईं। 4 साल बाद वह 1989 में बिजनौर से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची। फिर 1998, 99, 2004 में लगातार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। यही नहीं, 1999 में बहुजन समाज पार्टी बसपा संसदीय दल की नेता भी बनी। मायावती 1994 में राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुई। वो कांड जिसके चलते मायावती ने साड़ी पहननी छोड़ दी। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। भाजपा बाबरी विध्वंस के चलते जन समर्थन के उफान पर थी। सपा ने भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा से गठबंधन किया। रिजल्ट आया तो सपा 109 और बसपा संसद जीतने में कामयाब रही। भाजपा 177 जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सत्ता के लिए बहुमत नहीं जुटा पाई। मुलायम सिंह ने कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन में से सरकार बना ली। मायावती गठबंधन की सरकार पर बारीक नज़र बनाए हुई थी। वह सरकार के निर्णयों में पूरा दखल देती थी। 1995 में यूपी पंचायत चुनाव में सपा की बड़ी जीत मिली। 50 जिलों में 30 पर सपा का परचम फहरा। 9 जिलों में भाजपा, 5 पर कांग्रेस। बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। यहीं से मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश करने लगे। उधर भाजपा इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बसपा पर डोरे डाल रही थी। 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव ने अस्पताल में भर्ती काशीराम से बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उसी रात काशीराम ने भाजपा के लालजी टंडन से फ़ोन पर गठबंधन को लेकर बात की। जब मायावती अस्पताल पहुंची तो उनसे काशीराम ने पूछा कि क्या वो सीएम बनेंगी। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया। इसके अगले ही दिन गेस्ट हाउस कांड के रूप में यूपी की सियासत का सबसे काला अध्याय लिख गया। 2 जून 1995 को लखनऊ मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती बसपा के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। समर्थन वापस लेने से मुलायम सिंह यादव के समर्थक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं, सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस में घुस गए। कुछ बसपा विधायकों को जबरन अपने साथ ले गए। कई विधायकों के साथ मारपीट तक करने लगे। मायावती ने भीड़ से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मायावती को गेस्ट हाउस कांड से बचाने वाले पुलिस अफसर विजय भूषण और सुभाष सिंह बघेल की बड़ी भूमिका थी। इन्होंने ही उन्मादी सपा कार्यकर्ताओं के पीछे खिसकने पर मजबूर किया। मीडियाकर्मी की मौजूदगी में सपा कार्यकर्ताओं की राह में रोड़ा बन गई थी। बाद में वहां भाजपा के विधायक भी पहुंच गए। इनमें ब्रह्मदत्त तिवारी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। मायावती ने ताउम उन्हें अपना बड़ा भाई माना और कभी भी उनकी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। खैर, हम कहानी से बढ़ते हैं और देर रात जब गेस्ट हाउस में भारी पुलिस फोर्स पहुंची तो माहौल पूरी तरह शांत हुआ। तब मायावती को बाहर निकाला गया। मायावती अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखती हैं कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। उसी रात भाजपा के समर्थन में राज्यपाल ने यूपी में पहली दलित सीएम के तौर पर मायावती को शपथ दिलाई। इस तरह 3 जून 1995 को 18 अक्टूबर 1995 तक वह प्रदेश की पहली दलित सीएम बनी। भाजपा के समर्थन में वह दूसरी बार 21 मार्च 1997 को तीसरी बार 3 मई 2002 में सीएम बनी। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को अकेले बहुमत दिलवा दिया।
इस तरह वह 12 मई 2007 को चौथी बार खुद की पार्टी के बहुमत के साथ सीएम बनी। लंबे बालों वाली मायावती ने क्यों कराए शॉर्ट हेयर? मायावती ने जब राजनीति शुरू की तो उनके लंबे बाल हुआ करते थे, यहाँ तक कि जब पहली बार लोकसभा में पहुंची तो वह बाल लंबे रखती थी। 90 के दशक के अंत में मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो उनके हेयर स्टाइल बदले हुए थे। लंबे बालों की जगह शॉर्ट हेयर कट में मीडिया के सामने पहुंची। बाद में ये खबर सुर्खियों में बन गई। पोनी टेल बांधने वाली मायावती का शॉर्ट हेयर स्टाइल में देखना बहुत से लोगों के लिए अचंभे का विषय था, क्योंकि उस दौर में शॉर्ट हेयर फैशन माना जाता था। कुछ दिनों बाद मायावती ने एक इंटरव्यू में खुद का रहस्य खोला, बताया था कि एक दिन कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता था, कई बालों की वजह से कई बार कंघी करने का समय खराब होता था, इसलिए मैंने अपना टाइम बचाने के लिए बालों को कटवाना ही बेहतर समझा। जब एक ओंठ से गिरवाई भाजपा की सरकार। मायावती के मिजाज के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। बात 7 अप्रैल 1999 की। जय ललिता के समर्थन वापसी के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा। सरकार आश्वस्त थी क्योंकि चौटाला NDA खेमे में वापस आने का ऐलान कर चुकी थी। मायावती की तरफ से संकेत मिले थे कि उनकी पार्टी मतदान में भाग नहीं लेगी। उसी दिन संसद भवन के पोर्टिको में जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कार में बैठे थे तो पीछे आ रही मायावती ने चिल्लाकर कहा था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मतदान से कुछ समय पहले संसदीय कार्य मंत्री कुमार मंगलमय ने बसपा सांसदों से बात कर अगर आपने सहयोग दिया तो शाम तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। सरकार के खेमे में बढ़ती गतिविधियों को देखकर शरद पवार मायावती के पास पहुंचे। मायावती ने उनसे सीधा सवाल किया, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो क्या सरकार गिर जाएगी? पवार ने हाँ में जवाब दिया। जब बहस के बाद वोटिंग का समय आया तो पूरे सदन में सन्नाटा छाया था। बसपा वोटिंग का बहिष्कार करने की बजाय इस प्रक्रिया में शामिल हो गई। मायावती आरिफ मोहम्मद खां और अकबर अहमद डंपी की तरफ से देखकर गरजी, बोली, बटन दबाओ। ये उस जमाने की सबसे बड़ी राजनीतिक कालाबाजी थी। परिणाम फ्लैश हुआ तो भाजपा सरकार एक मत से विश्वास मत खो चुकी थी। काशीराम को बंधक बनाने का आरोप लगा। अजय बोस लिखते हैं, काशीराम गर्म मिजाज के शख्स थे, उनकी जुबान खराब थी। नाराज होने पर उन्हें हाथ इस्तेमाल करने में भी कोई परहेज नहीं था। मायावती भी मुखर थी, वो भी काशीराम के लिए उतने ही चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करती थी जितने काशीराम करते थे। मायावती काशीराम बहुत पजेसिव थे। अगर कोई शख्स उनके पास 5 मिनट से अधिक बैठ जाए तो कमरे में किसी न किसी बहाने से आ जाती थी। गिरती सेहत के कारण काशीराम 15 दिसंबर 2001 में मायावती का अपना राजनीतिक वरिष्ठ घोषित कर दिया। 14 सितंबर 2003 को काशीराम को लकवा की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वह मायावती CM थी। उन्होंने काशीराम की देखभाल का सारा जिम्मा अपने हाथों में लिया था। इस दौरान काशीराम के परिवार ने मायावती पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में याचिका तक दाखिल की जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद काशीराम की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काशीराम की स्थिति को जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया, लेकिन फैसला आने से पहले ही याचिकाकर्ता मां की मौत होने से केस खारिज हो गया। अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं कि काशीराम के अंतिम दिनों में जिस तरह मायावती ने उनकी सेवा की उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। वह पूरे 3 साल तक मायावती के घर में रहे। जिस तरह से मायावती अपने हाथों से उनके कपड़े धोती और उन्हें खाना खिलाती, वो बताता है कि काशीराम के लिए उनके दिल में क्या जगह थी। उस समय काशीराम उन्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं थे। मायावती जो कुछ उनके लिए कर रही थी वो सिर्फ उनके प्रति स्नेहवश कर रही थी। 9 अक्टूबर 2006 को उनके निधन पर मायावती ने मुख्य अग्नि दी थी। मायावती के कमरे में कोई जूता पहनकर क्यों नहीं जा सकता? जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा रालोद ने गठबंधन किया। गठबंधन दल के नेताओं की देवबंद में संयुक्त रैली थी। इस दौरान मायावती, अखिलेश यादव और अजित सिंह शामिल होना था। मंच पर मायावती और अखिलेश यादव पहुंच चुके थे। अजित सिंह जूता पहनकर मंच पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, तभी बसपा के नेता ने उन्हें रोक दिया। उनसे जूता उतारने के लिए कहा। बोला गया, बहन मायावती को ये पसंद नहीं कि वो जब मंच पर चढ़े तो उनके अलावा कोई और वहाँ जूता पहने रहे। अजित सिंह को अपने जूते उतारने पड़े और तब जाकर उन्हें मंच पर मायावती के साथ खड़े होने का मौका मिला। मायावती जीवनीकार अजय बोस लिखते हैं, सफाई के प्रति मायावती सनक के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब मायावती पहली बार लोकसभा में चुनकर आई
तो उनके तेल लगे बाल और देहाती लिबास तथाकथित संभ्रांत महिला सांसदों के लिए मजाक का विषय बन गया था। वो अक्सर शिकायत करती थी कि मायावती को बहुत पसीना आता है। उनमें से एक वरिष्ठ महिला सांसद से यहाँ तक कहा था कि वह मायावती से कहें कि वो अच्छा परफ्यूम लगाकर सदन में आया करें। मायावती ने नज़दीकिया लोगों के मुताबिक बार बार उनकी जाति का उल्लेख करके अभ्यास दिलाने की कोशिश करते थे कि दलित अक्सर गंदे होते हैं। इसका उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। मायावती ने इसके बाद हुक्म दिया कि उनके कमरे में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जूता पहनकर नहीं जाएगा। मायावती की एक और जीवनीकार नेहा दीक्षित ने भी करवा पत्रिका में लिखती है, मायावती में सफाई के लिए इस हद तक जुनून है कि वो अपने घर में दिन में 3 बार पोंछा लगाती हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में राजनीति के नेपथ्य में जाना और फिर कमबैक की कोशिश। 2007 से 2012 तक यूपी में 5 साल पूरे बहुमत में शासन करने वाली मायावती ने दलितों के लिए खूब काम किए। लखनऊ से लेकर नोएडा तक दलित नायकों के पत्थर की मूर्तियां तक लगवाई। वह अपने समर्थकों से महंगे गिफ्ट लेती थी। 2012 के आखिरी तक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। ताज कॉरिडोर मामले से लेकर NRHM घोटाले में उनके नाम खूब उछाले गए। साल 2012 में उन्होंने राज्यसभा के नामांकन पत्र के समय 112 करोड़ की कुल संपत्ति होने का हल्फनामा दाखिल किया। उन्होंने दिल्ली के मशहूर सरदार पटेल मार्ग पर करोड़ों रुपए देकर 22 से 23 नंबर की कोठियों का सौदा किया। इसके अलावा अपने पुश्तैनी गांव बादलपुर में उन्होंने शाही शान शौकत वाली आलीशान कोठी बनवाई। 2012 वाले हल्फनामे में उन्हें स्वीकार किया कि उनके पास लगभग 1 करोड़ मूल्य के आभूषण हैं। मायावती के नज़दीकी रिश्तेदारों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगे। इन आरोपों से वह कानूनी दांव पेच घेरती चली गई। इसी के साथ बसपा का ग्राफ भी गिरता चला गया। 2012 में प्रमुख विपक्षी दल वाली बसपा 2014 के लोकसभा में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 2017 लोकसभा में तीसरे नंबर पर खिसक गई। 2019 में सपा रालोद गठबंधन किया तो लोकसभा में 10 सीटें जीते, लेकिन 2022 में विधानसभा में बसपा का वोट परसेंट शेयर गिरकर 12.88 रह गया। 2 साल बाद लोकसभा में वोट परसेंट 9 के नीचे आ गया। आज लोकसभा में एक भी सीट बसपा का सांसद नहीं, विधानसभा में भी सिर्फ एक विधायक है। मायावती राजनीतिक रूप से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। हालांकि 2025 में बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर कमबैक की ताकत का प्रदर्शन किया। भतीजे आकाश को पार्टी में अंदर बाहर करने वाली मायावती अब अपने भतीजे को पार्टी में नंबर 2 का ओहदा दे चुकी हैं। 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम की पुण्यतिथि पर लाखों की भीड़ जुटाकर मायावती ने एक बार फिर से 2027 विधानसभा के लिए पार्टी की उम्मीदों पर जिंदा कर दिया है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।